शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास CBSE के साइट पर आए हैं, जो कि रिफंड को ये इंस्ट्रक्शंस आए गए हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको मालूम है, गुड़गांव में 2 CA को अरेस्ट कर लिया गया था कि उन्होंने CA सर्टिफिकेट इशू करके दिया था और ये लगभग 1500 करोड़ का जो था रिफंड सैंक्शन हुआ था। तो GST ऑफिसर्स को अब ये जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप यहाँ पर जब ऑर्डर सैंक्शन करते हैं तो आपको जो है स्पीकिंग ऑर्डर देना है। आपका जो ऑर्डर सैंक्शन हुआ है, रिफंड सैंक्शन हुआ है, उसकी पोस्ट ऑडिट होगी, रिव्यू ऑफ रिफंड होगा। और डिटेल में हम इस जो है इंस्ट्रक्शन को देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर। देखिए, सब्जेक्ट क्या है, प्रोसीजर रिलेटिंग टू सैंक्शन, पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ रिफंड क्लेम्स। सेक्शन 107 हमें बात करता है अपील टू अपील अथॉरिटी की। उसमें कमिश्नर के पास पावर है। क्या पावर है, देखते हैं। Attention is invited to subsection 2 of section 107 of Central Goods and Services Tax Act 2017, which says, क्या कहता है ये subsection, which provides that the commissioner may review any decision or order, including an order of refund, with respect of legality or propriety, he may direct any officer to subordinate to him to file an appeal against the said decision or order within 6 months of the date of communication of the said decision or order. उसके पावर है कि जो आपको ऑर्डर दिया गया है उसके लिए अपील में जा सकता है विद इन 6 मंथ टू कम्युनिकेट। ऑर्डर से 6 मंथ का उनको टाइम दिया जाता है। आगे क्या कहा गया है, reference is further drawn to the entry against the pre-audit in the table of para 3.3 of circular 17/17 था, जो कि 15 नवंबर 2017 में आया था। Within it has been stated that pre-audit of refund order is not required to be carried out, but the post-audit of refund order may forever continue on the basis of extant guidelines। जो ये सर्कुलर है, इसमें प्री ऑडिट तो नहीं हो सकता, लेकिन आपका पोस्ट ऑडिट होगा, जिसके लिए गाइडलाइंस हमें दी गई हैं। ये देखिए, ये गाइडलाइंस हमें दी गई हैं। क्या गाइडलाइंस हैं और इसको क्यों लाया गया है। The board has been receiving report of different practice being followed by the field formation regarding sanction, review and post audit of refund claim in certain commissionerates. Speaking order is being issued in respect of all refund claims, whereas in speaking order are not being issued if the refund is sanctioned in full। बहुत सारे जो रिफंड क्लेम हुए उसमें तो स्पीकिंग ऑर्डर था, कुछ केसेस में स्पीकिंग ऑर्डर नहीं था। Similarly, in case of review and post audit, different practice are being followed by the file formation. The matter has been examined with the twin purpose of ensuring uniformity in the procedure and enabling effective monitoring of sanction of refund claim in order of safeguard interest of revenue। इस इंस्ट्रक्शंस को क्यों लाया गया, क्यों स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, ताकि हमारा जो रिफंड है वो यूनिफॉर्मिटी के साथ हो सके और जो है उसका रेवेन्यू ऑफ इंटरेस्ट बना रहे। तो क्या क्या गाइडलाइंस हमें दी गई हैं वो देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पर हमें रिफंड ऑफ सैंक्शन ऑफ रिफंड के लिए हमें ये डिटेल्स दी गई हैं। क्या क्या डिटेल्स हैं देखते हैं डिटेल में। यहाँ देखिए, डिटेल गाइडलाइंस फॉर प्रोसेसिंग of refund claim in GST have been issued by the circular। जो ये सर्कुलर है 17/17 ये था जब आपको रिफंड मैन्युअली फाइल करना था। उसके बाद सर्कुलर नंबर 125/24/2029 में आया था, जिसको हमें मास्टर सर्कुलर भी कहते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हमारा सारा जो रिफंड का प्रोसेस था वो ऑनलाइन हो गया था। इस सर्कुलर में जिस तरीके से हमें डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए कहे गए थे वो सर्कुलर 125 में ही कहे गए थे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करने हैं और क्या उसका तरीका रहेगा ऑनलाइन का। To ensure the uniformity in process of refund claim in the both of these circular,
it has mentioned that the proper officer shall follow the principle of natural justice before taking the final decision with regard of refund claim. Principle of natural justice provides that detailed speaking order need to be issued providing a basis of refund sanction or rejection of the refund. अगर आप प्रॉपर ऑफिसर आपके रिफंड को सैंक्शन कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है तो उसके साथ उसको स्पीकिंग ऑर्डर देना है, वो क्यों रिफंड को रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर क्यों रिफंड को सैंक्शन कर रहे हैं. जो हमारा फॉर्म होता है वो होता है फॉर्म जीएसटी RFD 06 में जो है आपके ऑर्डर को सैंक्शन भी किया जाता है और यही फॉर्म रहता है आपका रिजेक्शन का. तो जब प्रॉपर ऑफिसर आपको RFD 06 जनरेट करेगा तो उसी के साथ वो स्पीकिंग ऑर्डर भी अटैच करेगा. उस स्पीकिंग ऑर्डर में क्या क्या बात होनी चाहिए, वही यहाँ पर उनको क्या क्या चीजें को ध्यान रखना है, वही इस में बताया गया है. और यही चीजें हमें पोस्ट ऑडिट में भी ध्यान देनी है, क्योंकि ऑडिट का मतलब क्या होता है, वो क्रॉस चेक करेंगे कि आपने रिफंड क्यों सैंक्शन किया, क्या आपने इन सब चीजों को माइंड में रखा या नहीं रखा. डिटेल ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ रिफंड क्लेम. जब हम रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को उनको ध्यान में देना है. द पीरियड फॉर विच रिफंड हैज बीन क्लेम. तो ऑब्वियस की बात है कि पीरियड उसको देखना चाहिए, किस कैटेगरी में फॉल करता है रिफंड, हमने क्या किया है, किस कैटेगरी में किया है, वो भी हमें यहाँ डालना है. Whether it has been checked that refund claim for the same period has not been filed in the same category, including any other category. क्या आप जो रिफंड क्लेम कर रहे हैं क्या उन्होंने अनदर कैटेगरी में तो सेम कैटेगरी का रिफंड नहीं लिया. डिटेल ऑफ डेफिशिएंसी मेमो, या आपको कोई RFD 03 जनरेट हुआ है तो वो भी आपको देखना है. Whether the refund has been filed within limitation of time. क्या सेक्शन 54 में जो हमें टाइम लिमिट्स बताई गई हैं रिफंड में विद इन 2 इयर्स आपने किया है या नहीं किया, वो भी हमको देखना है. जो डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट अपलोडेड अलोंग विद द रिफंड क्लेम. जो आपने रिफंड क्लेम करते समय जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए वो आपको क्रॉस चेक करने हैं, वो एज पर रूल 89 सब रूल 2 के अकॉर्डिंग है या नहीं है. वेदर ऑल द रिटर्न्स हैज बीन फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट और नॉट. कि जो एप्लीकेंट रिफंड क्लेम कर रहा है क्या उन्होंने अपनी GSTR 3B या जो भी GSTR 1 है जो रिटर्न्स हमारी बनती हैं क्या उन्होंने फाइल किया है नहीं किया, या कोई उनके ड्यूज तो पेंडिंग नहीं है, कोई रिकवरी तो नहीं है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है. वेदर एनी SCN हैज बीन इशूड टू द एप्लीकेंट. जो SCN इशू किया है तो उसका रिप्लाई किस तरीके से दिया गया वो भी आपको उसमें चेक करना है. डिसीजन एंड फाइंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेंट सबमिशन डिटेल ऑफ लॉ अप्लाइड अपॉन द डिसीजन इन मैटर. कई बार क्या होता है जो रिफंड हम क्लेम करते हैं तो कुछ केस स्टडीज जो हमारे केस चलते हैं उन केस स्टडीज को भी उनको माइंड में रखना है और उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है कि हमने इस केस स्टडी को रेफर करके ये डिसीजन लिया है. वेदर प्रोविजन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट आर एप्लीकेबल और नॉट, कि एप्लीकेबल तो नहीं हो रहा, वो भी हमें चीज देखनी है एज पर सेक्शन 54 सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग. अब सेकंड क्या है, हमें ये तो उनको चेक करना है. अब एडिशनल डिटेल इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड ITC ऑन जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. जब आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं जीरो रेटेड में, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, तो आपको ये एडिशनल डिटेल्स भी देखनी है. या फिर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं IGST पेड ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड. जब आपने IGST पेड किया हुआ है तो आप उसका रिफंड ले रहे हैं एज ए जीरो रेटेड, तो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, ये GST ऑफिसर्स के लिए है. Whether the refund amount claimed has been debited from the electronic credit ledger as per rule 89 sub rule 3 के अकॉर्डिंग. फ्रेंड जब हम रिफंड की एप्लीकेशन लगाते हैं इन फॉर्म RSG 01, तो यहाँ जब हम रिफंड की एप्लीकेशन लगाते हैं तो दैट टाइम हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से हमारा अमाउंट डेबिट हो जाता है. ये आपको क्रॉस चेक करना है कि डेबिट हुआ है या नहीं हुआ. इन केस ऑफ रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई, वेदर द अमाउंट ऑफ IGST हैज बीन पेड थ्रू GSTR 3B. जो आप IGST में जीरो रेटेड में जो आप क्लेम ले रहे हैं, क्या आपने GSTR 3B के द्वारा उसका जो है टैक्स पे किया है नहीं किया, वो आपको क्रॉस चेक करना है GST ऑफिसर को. वेदर द कैलकुलेशन बाय given by the applicant of zero export or zero rated adjusted turnover of inverted duty supply as applicable is correct as per relevant provision. जो हमें देखना होता है रूल 89
सब रूट 4 में जो है जीरो रेटेड की सप्लाई बताई जाती है, किस तरीके से आपको एडजस्टेड टर्नओवर देनी है, ये फॉर्मूला वहां पर बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब आपको नेक्स्ट में क्या बताया है, वेदर कैलकुलेशन ऑफ नेट आईटीसी। नेट आईटीसी की कैलकुलेशन आपको चेक करनी है, वेदर एवर एप्लीकेबल इज करेक्ट एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन, ऑल्सो वेदर द वेरिफिकेशन ऑफ एडमिसेबल ऑफ आईटीसी एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ है या नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम जीरो रेटेड का नेट आईटीसी लेते हैं तो वहां पर हमें जो है कैपिटल गुड्स का आईटीसी का क्लेम नहीं मिलता है, हम उसको नहीं ले सकते हैं। whether it has been verified that ITC on capital goods has not been included in the calculation of net ITC for refund of zero rated supplies। हम जीरो रेटेड सप्लाई के अगेंस्ट हमने किया है और हम रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जिसमें फॉर्मूले में जो नेट आईटीसी होता है उसमें कैपिटल गुड्स का जो है हमें बेनिफिट नहीं मिलता है, उसका रिफंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, whether it has been verified that ITC in respect of input services as well as capital goods is not included in the calculation of net ITC in case of inverted duty structure refund। जब हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड क्लेम करते हैं तो वहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है नेट आईटीसी का, वहां से हमें कैपिटल गुड्स पे और इनपुट सर्विसेज में जो है हमें रिफंड क्लेम नहीं मिलता है, तो वो हमें चेक करना है कि वो वहां से हटाया है या नहीं, कहीं का रिफंड ले तो नहीं लिया। नेक्स्ट में हमें चेक करना है वेदर रिफंड हैज बीन रिस्ट्रिक्ट टू द आईटीसी एज पर दोज इनवॉइसेस डिटेल ऑफ व्हिच आर अपलोडेड बाय द सप्लायर इन जीएसटीआर 1 एंड आर रिफ्लेक्टेड इन टू वे में रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। सर्कुलर नंबर 135/5/2022 को हमें ध्यान में रख के यहाँ पर आईटीसी लेना है, जिनका आपका जीएसटीआर 1 जिन सप्लाई ने आपका जीएसटीआर 1 भरा हुआ है और जो 2A में आ रहे हैं, आपको केवल उसी का ही जो है रिफंड मिलेगा। देखना है whether the refund is barred under the provision of second and third provision of section 4 section 3 में है या नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। डिटेल ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड क्लेम अमाउंट एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन फॉर्मूलाज के हिसाब से है या नहीं है। जो फॉर्मूला है 89 सब रूल के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो आपको देखना है। इन केस ऑफ रिफंड एज पर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वेदर द डिटेल ऑफ शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट वेर एवर एप्लीकेबल हो रहा है, जहां पर भी आपके शिपिंग बिल है, एक्सपोर्ट बिल है, वो वेरीफाई होंगे आपके आइस गेट पोर्टल से, ये आपको चेक करना है। इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का रिफंड है तो आपको पेमेंट का उनका प्रोविजन चेक करना है कि पेमेंट आपको जो आया है वो बीआरसी या एफआईआरसी, ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट, रिसीट ऑफ एक्सपोर्ट, रेमिटेंस इन एक्सपोर्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई व्हिच इज रिफंड हैज बीन क्लेम्ड, ये भी आपको चेक करना है। इन केस ऑफ रिफंड ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई बाय डीटीए टू एसईजेड, यानी कि डीटीए मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू एसईजेड, आपको चेक करना है नहीं है प्रॉपर ऑफिसर की एसईजेड जोन में आते हैं नहीं आते, वो भी आपको चेक करना है। whether the document pertaining to the zero rated supply to SEZ had been endorsed by the specified authority officer at the zone, ये आपको चेक करना है। whether the DTA supply has been received the payment from SEZ recipient in case of supply of SEZ, ये सब आपको चीजें जो है चेक करनी है। थर्ड नंबर पे क्या है, एडिशनल डिटेल इन केस ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई रिगार्डिंग द डीम्ड एक्सपोर्ट, तो आपको ये चीजें चेक करनी है। क्या चीजें चेक करनी है, whether necessary procedure was followed while making the supplying of goods regard as deemed export, में आपको चेक करना है। whether the ITC claim against the tax paid on such deemed export supply has been debited from the electronic credit ledger by the recipient of filing the application refund, whether it has been verified that no ITC has been claimed by the recipient when the refund is claimed by the supplier, तो ये सब चीजें आपको चेक करनी है, ये इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया हुआ है। यहाँ पे डी पॉइंट में हमें बताया है एडिशनल डिटेल इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन कैश रेजर्व, जब आप एक्सेस बैलेंस कैश रेजर्व का रिफंड लेते हैं तो वो आपके एज पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग है या नहीं है। एडिशनल डिटेल इन केस ऑफ रिफंड फाइल अदर कैटेगरीज ऑफ रिफंड एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड अबव, जो हमने ऊपर पढ़े उसके अलावा अगर आप रिफंड लेते हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो हमें बताया गया है।
whether the document furnished uploaded along with the refund claim has been verified for their correctness from the GSTR1, GSTR3B से आइसगेट पोर्टल से आपका लिया जाएगा. डिटेल ऑफ द वेरिफिकेशन कंडक्टिंग फॉर द रीजन ग्रांट और रीजन ग्रांट अगर आपको किया गया है या रिजेक्शन आपको किया गया तो बताया जाएगा. इन केस ऑफ रिफंड ITC फाइल्ड एनी अदर कैटेगरी whether the refund claim has been debited from the electronic credit ledger wherever required. जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो उस टाइम हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से जो हमने रिफंड क्लेम किया होता है वो डेबिट हो जाता है. हुआ है या नहीं हुआ है. अब यहाँ पर क्या कहा गया है, पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू होगा आपका. देखिए, it is mentioned that ACES GST portal provides the facility for uploading a document in PDF form along with the RFD 04 in order. यानी कि जो आपको स्पीकिंग ऑर्डर देना है उसके लिए जो ये पोर्टल इन्होंने बनाया गया है ACES यानी कि ऑटोमेशन ऑफ सेंट्रल एक्सरसाइज एंड सर्विस टैक्स के पोर्टल पर ये एक्सेस कर दिया जाएगा. अब जो आपका ऑर्डर होगा, जो पोस्ट ऑडिट और रिव्यू होगा वो देख लेते हैं एक बार. पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू सेक्शन 107 सेक्शन 2 के पास पावर है कि अगर आपका रिफंड सैंक्शन हो गया है तो आपके का जो है विद इन 6 मंथ आपके उस ऑर्डर का रिव्यू हो सकता है. क्रॉस चेक किया जा सकता है कि आपका जो रिफंड हुआ है वो सही हुआ है नहीं हुआ. इसके लिए एक सेल बनाया जाएगा, वो सब इसमें बताया गया है. देखिए यहाँ पर द पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ रिफंड क्लेम एज शैल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग गाइडलाइंस. जो आपका पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू होगा वो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है वो यहाँ पर बताया गया है. All the refund order passed should be immediate transmit online to the review module after issuance of order in form RFD 06. जब आपको RFD 06 जनरेट कर दिया जाएगा तो आपके जो है रिव्यू और पोस्ट ऑडिट के लिए डाटा आगे भेज दिया जाएगा on ACES for GST portal pertaining to the SAT refund claim. For the purpose of post audit of refund order, a post audit cell under a deputy or assistant commissioner along with 1 or 2 superintendent and inspector are required may be created in commissioner headquarter. यानी कि पोस्ट ऑडिट सेल अलग से बनाई जाएगी जो आपका ऑडिट करेगा. और ये ऑडिट क्या अपनी मर्जी तक चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं. इसके लिए टाइम पीरियड हमें बताया गया है. तो पोस्ट ऑडिट शुड बी कंक्लूडेड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फॉर्म RFD 06. 3 मंथ के अंदर उनको कंप्लीट करना है ताकि वो आगे अगर अपील करना चाहें तो अपील में भी जा सकें. To review the refund order shall be completed at least 30 days before the expiry of the time period of allow for filing appeal under section 107 section 2 of CGST 2 एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उनको टाइम पीरियड दिया गया है कि इस टाइम पीरियड से पहले उनको जो है अपना ऑडिट जो है पोस्ट ऑडिट जो है कंप्लीट करना है. ये जो गाइडलाइंस हमें दी गई हैं जीएसटी ऑफिसर्स के लिए दी गई हैं. जीएसटी ऑफिसर्स को पूरा लॉ पता होना चाहिए कि वो रिफंड सैंक्शन कर रहे हैं तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें देखने चाहिए. और RFD 06 के साथ पूरा स्पीकिंग ऑर्डर दिया जाएगा और उनको पूरी चीजें ये सब चेक करनी है व्हाइल ग्रांट द रिफंड. और जब उनका पोस्ट ऑडिट जो होगा ऑडिट तो उसमें वो सारी चीजें चेक करी जाएंगी. तो अब जो जीएसटी में रिफंड लेना है तो काफी मुश्किल हो गया है. अब जीएसटी ऑफिसर को सारी चीजें चेक करनी है, ऐसे ही वो रिफंड सैंक्शन नहीं कर सकते हैं. ये जीएसटी ऑफिसर्स के लिए आया है. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.